वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम दैनिक जागरण के 26 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम सभी को मालूम है कि दैनिक जागरण या फिर कोई भी न्यूज़पेपर, भले ही वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही एज वेल एज कि हमारे सोचने समझने की क्षमता पर भी विकसित विकास होता है। तो अ, इसी के मद्देनजर हमने दैनिक जागरण के एनालिसिस या फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप जरूर समझेंगे और साथ जरूर देंगे, सपोर्ट करेंगे मेरा ये इनिशिएटिव। तो आइए शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण के 26 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण को। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप पीसीएस दें या फिर आईएएस यूपीएससी दें, उस सिलेबस के हिसाब से या फिर कोई क्वेश्चन के लिंकेज के हिसाब से हम लोग आर्टिकल को रीड करेंगे। तो पहला पेज हम स्किप कर रहे हैं। दूसरा पेज, फ्रंट पेज का हम ये वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं कि एनसीईआरटी में नई किताब में इंडिया की जगह भारत शब्द की सिफारिश की गई है। क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार हो रही स्कूलों की नई किताबों में आने वाले दिन में इंडिया की जगह यदि भारत शब्द पढ़ने को मिले तो बिल्कुल चौंकिएगा नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति ने एनईपी के तहत स्कूलों के लिए तैयार की जा रही सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। एनसीईआरटी ने इसकी पुष्टि नहीं की है और यह कहते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है कि अभी पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। वैसे भी विषय वस्तु में बदलाव को लेकर कोई भी फैसला करने का अधिकार सिर्फ विशेषज्ञ समिति के पास है। एनसीईआरटी की किताबों में एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल का चर्चा बुधवार को उस समय तेज हुई जब पाठ्यक्रम तैयार करने से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सीएफ इसाक ने मीडिया को बताया कि उनकी समिति में एनसीईआरटी की सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। साथ ही प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास और सभी विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से शामिल करने जैसे सुझाव भी दिए हैं। प्रोफेसर इसाक पद्मश्री से सम्मानित और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वह भारतीय अनुसंधान परिषद में भी रहे हैं और दशकों तक संघ परिवार के संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने बताया, भारत सदियों पुराना नाम है। भारत नाम का प्रयोग विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है जो 7,000 वर्ष पुराना है। इसाक ने कहा कि समिति ने विभिन्न युद्धों में हिंदुओं की जीत को भी रेखांकित करने की सिफारिश की है। पाठ्य पुस्तकों में अभी हमारी विफलताओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मुगलों और सुल्तानों पर हमारी जीत का नहीं। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 चरणों, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक में विभाजित किया था, जिसमें भारत को वैज्ञानिक ज्ञान और प्रगति से अनभिज्ञ किया गया था। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय इतिहास के शास्त्रीय काल को मध्य और दिया है कि शास्त्रीय काल को मध्य और आधुनिक काल के साथ साथ स्कूलों में पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी द्वारा गठित इस समिति ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में अध्यक्ष प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर, जेएनयू के प्रोफेसर वंदना मिश्र, शिक्षाविद वसंत शिंदे और समाजशास्त्र के शिक्षक ममता यादव भी शामिल हैं। एनसीईआरटी ने निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने बताया कि प्रोफेसर इसाक की अध्यक्षता वाली समिति का गठन स्कूली पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए किया गया था। उस समय 24 और समितियां गठित की गई थी। इस समितियों की सिफारिशों के आधार पर फ्रेमवर्क तैयार करने का काम पूरा हो गया है। अब
इसी फ्रेमवर्क के आधार पर पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं, जिसके लिए विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। ऐसे में पाठ्यक्रम में कौन सी विषय वस्तु शामिल की जा रही है या कौन सी हटाई जा रही है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि एनईपी के तहत स्कूलों की नए पाठ्य पुस्तकें अगली शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 तक आएंगी। तो इंडिया शब्द को हटाने की बात से जो एनसीईआरटी की टीम जो उच्च स्तरीय समिति बैठी थी, उसने एनसीईआरटी में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। साथ ही हवाला दिया है कि भारत शब्द विष्णु पुराण में 7000 बार लिया गया। विष्णु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि विष्णु पुराण लगभग 7000 वर्ष पुराना है। तब से लेकर भारत शब्द प्रचलित में है, प्रचलन में था और आगे भी रहे, इसलिए ये इनिशिएटिव किया जा रहा है। तो ये था थोड़ा सा ये पॉइंट इंडिया कि वाई शुड बी इंडिया, ये आ सकता है निबंध में कि हमें इंडिया की जगह भारत नाम क्यों रखना चाहिए और इंडिया नाम से क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी आएंगी। तो इन सब को समालोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं, पक्ष में लिख सकते हैं, विपक्ष में लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम कोई सा पेज नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम चलेंगे 8 नंबर पेज पे। और 8 नंबर पेज पे हम आते हैं तो देखते हैं कि आतंक की कमर तोड़ती एनआईए। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो एनआईए क्या करती है कि आतंकवाद से जुड़ी किसी भी न्यूज या फिर किसी संलिप्त संस्था या व्यक्ति को से पूछताछ करती है, उसके बारे में सर्च करती है और सर्च करने के बाद उस पर एक्शन लेती है। तो आतंकवाद कहीं से कहां तक जो है किसी भी शब्द में अच्छा नहीं है और इसको जड़ से खत्म करने की दरकार है, ताकि उन्नत भारत और विश्व शांति के लिए आवश्यक है। जैसे अभी इजराइल में हुए हमास के अटैक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद कहीं से कहां तक जो है सही नहीं हो सकता, चाहे वह प्रेशर ग्रुप के रूप में हो या फिर अन्य आतंकी संगठन कहीं से दयालुता के पात्र नहीं हो सकते। तो देश में फैले आतंक के जाल पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यानी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की कार्यवाही निरंतर जारी है। हाल ही में एनआईए ने 6 राज्यों में 29 स्थानों पर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। पिछले वर्ष सितंबर में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद से एनआईए को उसके खिलाफ यह छठी बड़ी कार्यवाही है। यह कार्यवाही पटना के फुलवारी शरीफ मामले की जांच के सिलसिले में हुई। फुलवारी शरीफ मामला क्या है कि वहां पटना में स्थित फुलवारी शरीफ मामले की जांच के सिलसिले में हुई। फुलवारी शरीफ मामला वही है जिसमें पीएफआई की एक इकाई से 2047 तक भारत का पूर्ण इस्लामीकरण करने का सनसनीखेज दस्तावेज बरामद हुआ था। पीएफआई क्या कर रहा था कि पीएफआई जो 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से इस्लामीकरण करने का साजिश कर रहे हैं, इसलिए एनआईए का लगातार सर्च अभियान चालू है, सर्च मूवमेंट। इस सिलसिले में जो है फुलवारी शरीफ की भी जांच की गई। इस मामले को बिहार पुलिस से लेकर एनआईए ने मई में 3 राज्यों के 25 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।
एनआईए जिस तरह पीएफआई के संगठनों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, उससे पता चलता है कि एजेंसी इस संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। एनआईए की सक्रियता ने न सिर्फ पीएफआई के सबूतों पर यानी फेरा बदल बल्कि खालिस्तानी उग्रवादियों वाम चरमपंथियों और अन्य इस्लामी कट्टरपंथी समूहों पर भी प्रहार किया है। आतंकी सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में रही है। इसके लिए मोदी सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को बनाया, साथ ही आतंकवाद निरोधी विधेयक कानून यूपीए और एनआईए जैसे एक्ट में संशोधन कर उन्हें सशक्त बनाया। 2008 में गठित एनआईए को धार और पाइनएप्पल 2014 के बाद राजग के काल में ही मिला था। सजग शासन में जिस एनआईए का कार्यकाल 1 साल में किराए में के दफ्तर में संचालित होता था, उसके दफ्तर मुख्यालय की नीति 2009 में रखी गई थी। तो एनआईए के सारे जो संगठन है, सारे जो केंद्र है, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। आईएस को कश्मीरी आतंकी जितना संगठित और गंभीर खतरा नहीं मानते हुए यह कहा नहीं जा सकता कि उनकी कौन सी करतूत बड़ी वारदात बन जाए। इजराइल पर हमास के हमले के बाद हमारी एजेंसियों को और चौकन्ना रहने की जरूरत है। ठाणे मुंबईश्वर मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाकर बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारने की तैयारी में 10 आईएस आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी। पकड़े गए आतंकियों में यह उजागर हुआ था कि उनके निशाने पर प्रमुख मंदिर और बड़े नेता भी थे। डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और विद्यार्थी जैसे साधारण व्यक्तित्वों के चलते आईएस अधिकारी आतंकियों को चिन्हित करना मुश्किल हो जाता है, परंतु एनआईए ने इस पर नजर रखने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया उपयोग में लिया है। आईएस की चुनौती न सिर्फ आतंकी वारदातों तक सीमित है, बल्कि एक समस्या के इस आयाम को समझते हुए एनआईए ने अरबी भाषा और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग संस्थाओं पर निशानी बढ़ाई है। एनआईए की चुस्ती का ही नतीजा है कि पिछले 9 वर्षों में कश्मीर के अलावा शेष के कई बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई। आज एनआईए की गिनती विश्व की सबसे तेज तर्रार एजेंसियों में हो रही है। एनआईए इसका उदाहरण है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो किसी एजेंसी को कैसे सशक्त किया जा सकता है।